नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी माइनर एक्ट में जो पहला एक्ट है वह क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसमें कुल 10 सेक्शंस हैं। उसको नॉर्मल रूप से देखेंगे कि वो सेक्शंस क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में ब्रीफ रूप से बताते हुए फिर उससे संबंधित एमसीक्यू को करते हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का अंत करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ठीक है। यह अधिनियम 1961 का कौन सा संख्या है? 28वां। नोट कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन सा संख्या है अधिनियम का? 28वां संख्या है। और यह बना कब? 22 मई 1961 को, 20 मई 1961 को यह बनकर तैयार हुआ, ठीक है। और इसको प्रभावी, जब इसके प्रभाव की बात करें तो इसे प्रभावी कब बनाया गया? 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई यानी 1/7/1961 को यह प्रभावी हुआ, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। कुल हमने बताया इसमें कुल 10 धाराएं हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें। एक ब्रीफ में आपको समझा दें कि क्या है यह, उसके बाद उसके एमसीक्यू करेंगे तो आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। धारा पहला क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बात बताता है, ठीक है। तो इसका नाम पहले ही जानते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और इसके पहले क्या था? इसके पहले जो इसकी परिभाषा थी वह क्या था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। लेकिन 31/10/2019 के बाद इसको क्या कहा जाने लगा? अब संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। तो धारा 1 हमारी क्या बताती है? इसका संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार। धारा 2 जो दहेज के बारे में बताती है। और दहेज है क्या? दहेज है किसी एक पक्षकार द्वारा विवाह के रूप में दूसरे पक्षकार को, ठीक है, या किसी एक पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जिससे आप विवाह करने जाते हैं, उस पक्षकार को दहेज के रूप में कुछ संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दी जाती है, उसी को दहेज कहते हैं, ठीक है। तो धारा 1 संक्षिप्त नाम और धारा 2 दहेज के बारे में बताता है। सभी सेक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, तुरंत याद हो जाएगा और ये आपके एग्जाम में कारगर सिद्ध होगा। धारा 3 क्या कहता है? दहेज लेने या दहेज देने दोनों की शास्ति, यानी उसके बारे में रोकता है। धारा 3 ये बताता है कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध है। और इस प्रकार का जो कृत्य करता है, यानी कि जो दहेज देता है, जो वर्तमान समय में पद्धति बनी हुई है, और जो दहेज लेता है, उन दोनों को दंडित किया जाना चाहिए। और वह दंड आपका क्या होगा? एक जगह कॉपी पे लिख लीजिए, यह ऐसे कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। याद रखिएगा कितना कठिन दंड है। 5 वर्ष से कम की कारावास नहीं होगा और 15,000 रुपये साथ में जुर्माने सहित दंड किया जाएगा। याद रखिएगा 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने के रूप में 15,000 अलग से, ठीक है। या फिर जो दहेज दिया जाता है उस मूल्य के रकम तक का भी दंड आपको दिया जा सकता है, इससे कम का नहीं। लेकिन अगर न्यायालय इस पर विचार करे तो वह अपने अनुसार इससे कम की सज़ा आपको दे सकता है। यानी यह ध्यान दीजिएगा कि दहेज मांगना और दहेज देना दोनों अपराध है। और ये दोनों का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष से कम की सज़ा नहीं, जुर्माना जो कि 15,000 तक का है, और या तो आपको जो समान जिस राशि की दी गई है उस राशि तक का अर्थ दंड दिया जाएगा, ठीक है। अगला सेक्शन है धारा 4 दहेज मांगने के लिए दंड। आप देखते हैं जब शादियां होती हैं तो एक बिचौलिया महाराज रहते हैं जो कि दहेज का राशि वही निर्धारित करते हैं।
तो इसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। वो किसमें दिया गया है? धारा 4 में। और उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति वर या वधू के माता पिता या उनके संरक्षण द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से दहेज की मांग करता है। याद रखिएगा, धारा 4 दहेज की मांग से और धारा 30 दहेज के लेन देन से संबंधित दंड है। तो जो भी दहेज की मांग करेगा, केवल मांगना, दिए नहीं है आप, लेकिन केवल अगर कोई मांग करता है तो उसकी सजा क्या होगी? कम से कम 6 माह, ध्यान रखिएगा शब्द को समझिए, कम से कम 6 माह जो कि 2 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने के रूप में 10,000 रुपये। याद रखिएगा, दोनों से आप दंडित किए जाएंगे जो इसका मांग करता है। ठीक है, 6 माह से कम की होगी नहीं और 2 साल तक हो सकती है, और 10,000 रुपये अर्थदंड भी आपको लगेगा। ठीक है, और न्यायालय चाहे तो इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है। और धारा 4 का क्या कहती है? विज्ञापन पर पाबंदी। विज्ञापन पर पाबंदी क्या है कि कई जो बड़े धनाढ्य लोग हैं जिनके, वो क्या करते हैं कि विज्ञापन निकाल देते हैं कि जो हमारी पुत्री से शादी करेगा उसे हम विवाह स्वरूप इतना धन प्रदान करेंगे या कुछ देंगे। तो जो भी इस प्रकार का विज्ञापन निकालता है या प्रकाशित करता है उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। और वो भी कितना है? जो कि 4 क, धारा 4 क में बताया गया है उसके बारे में। उसका कितना प्रावधान है? कम से कम 6 माह की सजा उनकी भी है, और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपये जुर्माना उनका भी है। जितना दहेज के लेन देन का जुर्माना और कारावास था, उतना ही दंड उनको भी है जो विज्ञापन निकालते हैं। ठीक है, तो यह धारा 4 क में है। धारा 5 क्या कहती है? जो भी दहेज देंगे या लेंगे उनके बीच जो करार होता है वह प्रारंभतः शून्य होता है। भारतीय संविधान में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि जो प्रतिफल रहित संविदा होती है, जो अवैध संविदा होती है, वो संविदा शुरुआत से ही शून्य होती है। उसी हिसाब से धारा 5 भी कहता है कि जो विवाह दहेज के अंतर्गत लिया गया है या जो करार किया गया है वह शुरुआत से ही क्या होता है? करार शून्य होता है। दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदे का होना, यह किस में बताता है? धारा 6 में इसका उल्लेख है। और यह फायदा कब मिलता है? यदि दहेज विवाह से पूर्व है तो वह विवाह की तारीख से कितने दिनों तक? 3 मास के भीतर मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा धारा 6 के बारे में। और यदि विवाह के पश्चात किया जाता है तो वह कब प्राप्त की तारीख उसकी क्या होगी? वह भी 3 मास के भीतर होगी। ठीक है, और अगर जो उसका संरक्षक है वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता है तो भी 3 मास के भीतर यह चीज स्त्री को अंतरित की जाएगी, अगर वो किसी दूसरे के पास उसकी संपत्ति न्यास है। ठीक है, तो यह क्या बताता है? धारा 6 बताती है। और धारा 7 क्या कहती है? अपराधों का संज्ञान। ठीक है, ये जितने भी अपराध होते हैं इसका संज्ञान कौन लेगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें कौन संज्ञान ले सकेगा? 2 ही को पावर है। एक है महानगर मजिस्ट्रेट, लिख लीजिएगा, महानगर मजिस्ट्रेट, और दूसरा कौन है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। इन्हीं 2 को यह विचारण, इस प्रकार की प्रक्रिया का विचारण करने का अधिकार है। ठीक है, और एक इनको कैसे पता चलता है? या तो कोई पुलिस रिपोर्ट की गई हो, या लड़की के माता पिता द्वारा, या व्यथित व्यक्ति द्वारा, या उनके किसी रिश्तेदार नातेदार द्वारा मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम नगर मजिस्ट्रेट को अवगत कराया गया है। ठीक है, धारा 8 क्या कहता है? अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानती होना और असमनीय होना। ये तीनों बात याद रखिएगा। कौन सी धारा? 8 कहती है। ठीक है, अब धारा 8 की क या क्या कहती है? कुछ मामलों में सबूत का भार। यानी धारा 8 का क क्या बोलता है कि अगर धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेता है या देता है तो जो दंड का प्रावधान है वो क्या था? 5 वर्ष का कारावास और 15,000 का जुर्माना। ठीक है, और धारा 4 के अंतर्गत जो दहेज मांगता है उनका क्या था? गिरी हालत में 6 माह की सजा
और उसके बाद 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये की राशि का अर्थदंड दिया जाता था। और यह उसी के ऊपर इसको न लगने का भार होगा जिसके ऊपर यह दंड लगाया गया होगा, उसे ही यह बात सिद्ध करना होगा कि उसने इस धारा के अंतर्गत यह अपराध नहीं किया गया है जो अभियुक्त होगा। ठीक है। अब अगला क्या है, धारा 8 का ख। ये क्या बताता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताता है। और दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करता कौन है, वह करता है राज्य सरकार। ठीक है, ठीक है। और ये कितने लोगों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है, वह उसके विवेक पर है। ठीक है। अगला सेक्शन क्या है हमारा, नियम बनाने की शक्ति। तो धारा 9 केंद्र सरकार, याद रखिएगा, यह केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। और धारा 10 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति करता है। यही 10 अध्याय आपके दहेज प्रतिषेध अधिनियम में हैं। तो इससे संबंधित ही हम आगे भी में एमसीक्यू देखेंगे, जिससे आपका यह अध्याय पूर्ण रूप से विथ एमसीक्यू कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लें। धारा एक संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताता है, जिसमें हमने देखा संपूर्ण में जम्मू कश्मीर था, लेकिन बाद में 31/10/2019 को संपूर्ण भारत आ गया। यह अधिनियम 20 मई 1961 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1961 को। ये डेट भी याद रखिएगा। धारा 2 दहेज की परिभाषा के बारे में बताता है, मतलब कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति या रकम जो भी दिया जाता है शादी के परिप्रेक्ष्य में माता पिता या एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, वही दहेज है। दहेज देना या लेना दोनों में रोक लगाया गया है, दंड दिया गया है। जो भी दहेज लेता है या देता है उन दोनों को दंडित किया जाता है। इसकी कारावास क्या हमने बताया, 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये। कितना, 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना लगता है। न्यायालय इसमें परिवर्तन कर सकता है। धारा 4 क्या कहती है, दहेज मांगने के लिए दंड देता है, यानी जो शादी विवाह करने जाते हैं, जो दहेज की मांग कर लेते हैं, उनके बारे में दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि कम से कम 6 माह का होगा और वह 2 साल तक दंड कारावास की सजा सुना सकता है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। यह धारा 4 कहती है। धारा 4 क विज्ञापन पर पाबंदी लगाती है, अर्थात जो कोई व्यक्ति अपनी पुत्री या पुत्र का विवाह करने के लिए विज्ञापन निकालते हैं और ये कहते हैं कि हमारी पुत्री या पुत्र से जो विवाह करेगा उन्हें इतनी राशि धन के रूप में दी जाती है, वह भी एक दंड है। उसके लिए भी कम से कम 6 माह का दंड का प्रावधान है, और 6 माह का दंड का प्रावधान, और वह 5 साल तक कारावास की सजा और 15,000 रुपये जुर्माना वहाँ भी दिया जाएगा जो विज्ञापन निकालेगा। 5वां मैंने क्या बताया, धारा, दहेज देना या लेना करार शून्य होगा, संविदा ही शून्य हो जाएगी अगर वह दहेज लेंगे या देंगे। संविदा में जिस हिसाब से अवैध विधि या अवैध तरीके से या बिना प्रतिफल के जो संविदाएं होती हैं वह आरंभतः शून्य होती हैं, वही बात यहाँ भी है। धारा 6 कहती है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, यानी जो भी दहेज की सामग्री रहेगी वो उसके पत्नी या बच्चों के लिए फ़ायदे के लिए के लिए रहेगा। अगर वो किसी दूसरे के पास है तो वह उसे किस कंडीशन में देगा, 3 कंडीशन हमने देखा। अगर वह विवाह के बाद मिलता है तो वह महिला को 3 माह के अंदर वापस करेगा जिसके न्यास में यह संपत्ति होगी। अगर वो कोई बच्चा है तो जब 18 वर्ष की उम्र हो जाती है तो वह जिसके अंतर्गत वह न्यास संपत्ति रखी गई है वह 3 मास के अंतर्गत उसे वापस करेगा। धारा 8 क्या कहती है, अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय भी है, जमानती भी है और असमनीय है। और धारा 8 का क्या कहती है, कुछ मामलों में सबूत का भार। यह बताती है कि जो भी इस प्रकार का दंड करेगा सबूत का भार उसी व्यक्ति पर पड़ेगा जिसके ऊपर यह दंड लगाया गया है, चाहे वह धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेना देना हो, चाहे धारा 4 के अंतर्गत दहेज की मांग की बात की गई हो। 8 का ख,
दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बताया गया है। और दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? वह राज्य सरकार करता है। और कितना करता है यह वह अपने विवेक पर करेगा। ठीक है। धारा 9 केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। और धारा 10 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देता है। वही बात यहाँ है, हमने संक्षिप्त में देख लिया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को देख लेंगे, तो हमारा यह चैप्टर, यह वो मतलब अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है? तो ये पहले ही हमने चर्चा की ऊपर, दहेज देना, दहेज लेना दोनों पर प्रतिबंध, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन श, यानी दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। और इसको हमने किस में देखा था? आगे देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब प्रवर्तन में आया? अब यह बन के तो तैयार हुआ था 20 मई 1961 को, लेकिन प्रवर्तन में कब आया? हमने बताया था 1 जुलाई 1961 को। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। किसको? दहेज को, अत्याचार को, क्रूरता को और उपरोक्त सभी को। तो यह किसको बताया गया है? हमने चर्चा ऊपर की कि दहेज धारा 2 किससे है? दहेज से संबंधित है, जिसमें कोई पक्ष किसी दूसरे पक्ष को मूल्यवान प्रतिभूति, रकम या कुछ चीज़ें विवाह के फलस्वरूप देता है। ठीक है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, समय इतना नहीं है कि हम आपको समय दे कि आप बताएं तब हम बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज शब्द में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है इसमें देख लीजिए। मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया मेहर, यह दहेज के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा क्या है? वर के भाई के साथ वधू के वहन के विवाह के वादा, ये भी कोई धन का नहीं अभिगमन हुआ। नाना नानी द्वारा अपने नाती के जन्म पर दिया गया उपहार, यह भी। और एक दलित द्वारा अपनी पुत्री को वर के साथ विवाह करने हेतु वर को दिया गया धन। तो यही तो बताया गया है कि यही दहेज है। तो यही आपका ऑप्शन इसमें क्या हुआ? चौथा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत पांचवा, दहेज कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो, वही दहेज की परिभाषा के बारे में पूछा है, कि केवल विवाह के समय दी गई हो, केवल विवाह के पश्चात किसी समय दी गई हो, केवल विवाह के पूर्व किसी समय दी गई हो, या विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय विवाह के संबंध में दी गई हो या दी जाने के लिए करार की गई हो। तो इसका ऑप्शन आपके हिसाब से क्या है? दहेज के बारे में धारा 2, ऑप्शन द, धारा 2 से संबंधित यह प्रश्न था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन सा एक अपराध नहीं है? इसमें अपराध कौन है? दहेज लेना, दहेज देना, दहेज की मांग करना और मेहर तय करना। तो इन चारों ऑप्शन में क्या है? मेहर तय करना दहेज की श्रेणी में नहीं आता है, यह हमने चर्चा की ऊपर। दहेज लेना और दहेज देना धारा 3 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, और दहेज की मांग करना धारा 4 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है, वो कौन सा? वही बात आ गई कि असत्य कथन पूछा है, तो कौन सा है? जो विवाह के समय या पूर्व या पश्चात दी गई हो, ये होता ही है। विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को दी गई हो, ये भी होता है। विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार या अन्य व्यक्ति को दी गई, ये दहेज है ही, जिन्हें मुस्लिम विधि द्वारा लागू होती है। मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता। तो इसका असत्य कथन हमारा क्या होगा? ऑप्शन 4। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत इनमें से कौन सा दहेज नहीं माना जाता है?
ठीक है। तो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को मूल्यवान प्रतिभूति मानी जाती है। मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पूर्व एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाना। मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पश्चात दिया जाना। मूल्यवान प्रतिभूति एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को बच्चे के जन्म पर दिया जाना। तो इन सब में दहेज के हिसाब से जो परिभाषा दी गई है, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। दहेज लेना और दहेज देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 3, धारा 4, धारा 3 और 4 और धारा 6। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या है? पढ़ ही चुके हैं। लेना देना किससे है? धारा 3 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जिसमें गिरी हालत में 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना होगा, या जो राशि दहेज की दी जाएगी उससे संबंधित होगा। न्यायालय के द्वारा उसको कम भी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा, या दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, वो किस प्रकार से दंडित होगा? आ गई वही बात, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी उस कारावास से, और क्या है? जुर्माना जो 15,000 रुपये या दहेज की मूल की रकम तक हो सकेगा, या उपरोक्त ब और स। तो हमने क्या देखा था? जो मांग करेगा उनको 2 वर्ष से कम की सजा के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी यह ब और स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन द। दहेज देना या दहेज लेने वाले व्यक्ति को न्यायालय 5 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दंडावेश किन परिस्थितियों में दे सकेगा? ठीक है, तो वह किन परिस्थितियों में दे सकेगा? क्रूरता या प्रताड़ना न होने पर, दहेज की रकम अधिक न होने पर, यह विधि के विरुद्ध है, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से। तो इसका हमारा जो ऑप्शन होगा वह कौन सा सत्य होगा? निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि दुल्हन का पिता रूढ़िगत प्रकृति के उपहार जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है दुल्हन को देता है, तो ऐसा उपहार दहेज की परिभाषा में आएगा? यह कथन है। ये कैसा कथन है? सत्य है, असत्य है, या कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अपनी क्षमता के अनुसार रूढ़िगत किसी प्रथा से देता है तो वह दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। तो यह कथन क्या है? असत्य है। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर दहेज मांगने के लिए शास्ति का उपबंध है? 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6। तो वह किससे है? धारा 4। मांगने की शास्ति, लेना देना, करार शून्य, और धारा 6 क्या कहती है? जो भी दिया गया है धन बच्चों और स्त्रियों के भर्ती उसका। अगला है, क वधू के माता पिता से प्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन वह दंडनीय है? ऊपर मांग किस में है? धारा 4 में, जो कि 6 मास से कम की नहीं होगी, 2 वर्ष तक की हो सकती है, और 10,000 रुपये जुर्माना। इतनी बार चर्चा कर चुके हैं कि अब आपको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहती है। अगर आप भूलते हैं तो निश्चित रूप से आपने कमियां की है। यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की मांग की, तो यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? फिर से वही प्रश्न, तो इसका उत्तर धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय है। यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करेगा, वह किस प्रकार से दंडनीय होगा? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कारावास जिसकी अवधि 6 वर्ष से कम की नहीं 2 वर्ष तक की हो सकती है, और 10,000 रुपये, यानी ये दोनों प्रकार से दंडित होगा। तो ऑप्शन आपका स होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, इतनी बार इसमें हमने चर्चा कर रखा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 क के अंतर्गत उपबंध किया गया है। तो किसका उपबंध किया गया था? दहेज लेने व देने पर पाबंदी, यह धारा 3 बताती है। विज्ञापन पर पाबंदी, अत्याचार पर पाबंदी, है सभी विकल्प सही हैं। तो ये किस पर संबंधित था? ऑप्शन बी, विज्ञापन पर पाबंदी।
वही बात, एक उद्योगपति ने एक विज्ञापन छपवाया कि जो कोई उसकी अंधी पुत्री से विवाह करेगा उसको उसकी संपत्ति का आधा भाग दिया जाएगा। क्या उसने कोई अपराध किया है? तो विज्ञापन संबंधी अपराध होता है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं, 5 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। ये किस धारा में हमने बताया? धारा 4 का खंड क। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन डी। क अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में अपने संपत्ति में से एक अंश देने का प्रस्ताव समाचार पत्र के माध्यम से, वही बात आ गई, तो किससे दंडनीय है? धारा 4 के क से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, पत्रिका, जर्नल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति, वही बात है कि कारोबार के में अंश की प्रस्तावना कोई विज्ञापन प्रकाशित परिचालित करेगा तो वह निम्न कारावास। इसमें जो कारावास था हमने क्या बताया कि 6 माह से कम का नहीं हो सकता है, 5 वर्ष तक का होता है, और दोनों से, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज लेने, दहेज देने या लेने के करार शून्य घोषित किया जाता है? या किस सेक्शन में है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। धारा 4 क्या कहती है? दहेज मांगने से शास्ति करती है। इसका सही ऑप्शन है धारा 5। ठीक है, दहेज देना या लेने के लिए करार क्या होगा? धारा 5 क्या बताती है? क्या होगा करार? शून्य। तो ऑप्शन इसका क्या होगा सही? द, शून्य करार। अगला प्रश्न है हमारा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना उपबंधित है? तो यह किस में बताया गया है? धारा 4, 5, 6 और 7। तो इसका सही ऑप्शन है धारा 6, यानी ऑप्शन सी। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वहाँ व्यक्ति वह उस दहेज को अंतरित करेगा स्त्री को, पुलिस को, उसके माता पिता को या दहेज प्रतिषेध अधिकारी को। तो किसको दिया जाता है? धारा 6 किसको कहता है? स्त्री या पुत्रों, यानी ऑप्शन अ। सॉरी, जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, वही बात है। अच्छा, इसमें कंडीशन दी गई है, जो कंडीशन बताया गया, तो उस दहेज को अंतरित करेगा कब? यदि विवाह से पूर्व प्राप्त किया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर, ये भी कंडीशन थी, पहला कंडीशन। यदि उसके पश्चात प्राप्त किया था तो तारीख के पश्चात 3 मास तक, ये भी सही है। यदि वह अवयस्क थी तब वयस्कता के प्राप्त करने के 3 माह के भीतर, तो यानी इसके चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह व्यक्ति उस दहेज को, यदि वह दहेज विवाह पूर्व प्राप्त किया गया था, तो उस स्त्री को अंतरित कर सकेगा। तो 1 सप्ताह के भीतर, पश्चात में 1 माह के भीतर, पश्चात के 2 माह के भीतर और विवाह पश्चात 3 माह के भीतर। अभी हमने पढ़ा किसने? 3 माह के भीतर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अंतर्गत स्त्री से भिन्न व्यक्ति स्त्री के फायदे के लिए दहेज को किस रूप में धारण करेगा? तो ये आप जानते हैं, संरक्षक के रूप में, रूढ़ी के रूप में, न्यास के रूप में, नातेदार के रूप में। तो यह किस रूप में धारण होगा? न्यास के रूप में। ठीक है, ये हमने देखा था। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह दंडनीय होगा। किससे? कारावास से, जो 6 माह से कम का नहीं, और
2 वर्ष तक का हो सकता है। जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम का नहीं किंतु 10,000 रुपये तक का हो सकता है। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त ओ अ। तो यह इस कंडीशन में यह जो दंड दिया जाएगा ये दोनों यानी अ और ब, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति की हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो कौन संपत्ति धारण करने वाले व्यक्ति से उसका दावा करने का हकदार होगा? जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह किसको प्राप्त होता है? जो स्त्री का वारिस यानी उसके पुत्र को प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति की हकदार स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा किसी और कारण से हो जाती है तो वहाँ ऐसी संपत्ति किसको अंतरित होगी? यदि उसकी संतान नहीं है तो उसके माता पिता से। ये चीज़ें वहाँ चर्चा नहीं हुई थी तो यही समझ लीजिए, एक एक्सप्लेनेशन ही समझिए इसको। ठीक है, या उसकी संतान है तो संतान को या संतान के न्यास के रूप में धारण किया जाएगा। तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उपयुक्त सभी तीनों को। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन द। यदि दुल्हन के विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से भिन्न मृत्यु होती है तो उसकी विवाह से संबंधित संपत्ति अंतरित होगी। संतान को, संतान न होने पर पालक को, पति को, संतान और संतान न होने पर पालक दोनों सही है। तो यानी अ और ब दोनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगर मृत्यु 7 वर्ष के भीतर होती है तो किसी को भी, और प्राकृतिक कारणों से अगर होती है तो संतान और या संतान न होने पर पालक दोनों को यह अंतरित होगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 6 के अनुसार स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है। वही बात, तो उसकी संपत्ति अंतरित किसको होगी? उसकी संतान तो, ठीक है, या तो ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण रहेगी। हमने ऊपर देखा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 उपधारा 1 के अधीन की संपत्ति का कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उसके न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी। उक्त रकम उस स्त्री या उस वारिसों माता पिता को संदाय की जाएगी। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराधों के संज्ञान एवं विचारण के संबंध में उपबंध किया गया है? तो धारा 4 मांग की साथी थी, धारा 6 करार शून्य करता है, ये रिपीटेड है, और धारा 7 क्या है? अपराध की संज्ञान। तो यानी इसका उत्तर क्या होगा? धारा 7 द। अब वही बात, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाता है? तो साथ में हमने देखा था, क्या देखा था? महानगर मजिस्ट्रेट भी करता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी, यानी उपरोक्त दोनों। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, नहीं लेता महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग नगर मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी, धारा 7 में इसका उल्लेख है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कब लेता है? ये इसके बारे में क्या बताया है? अपनी जानकारी पर, पुलिस रिपोर्ट पर, व्यथित व्यक्ति या उसके माता पिता या नातेदार या मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान या संगठन द्वारा किए गए परिवार पर। तो संज्ञान किसी भी तरीके, यानी ऑप्शन ड इसका सही होगा। न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञान ले सकेगा पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या हमने देखा? दोनों से ले लेगा, यानी ऑप्शन सी। सॉरी।
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा राजू को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6(2) के तहत 5 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या यह कारावास विधि द्वारा दंडनीय है? तो यह ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की अध्याय 36 अपराधों की परिसीमा, दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा अध्याय 36 है वह क्या है? अपराधों की परिसीमा के बारे में बताता है कि कोई भी बात इस अधिनियम पर दंडनीय अपराध को लागू करता है। इसका ऑप्शन क्या है? लागू होगा, लागू नहीं होगा, न्यायालय के विवेकानुसार लागू होगा, उच्च न्यायालय के निर्देश पर लागू होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लागू नहीं होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानती और असमनी होना उपबंधित किया गया है? तो इसके बारे में किसमें हमने बताया है? धारा 9 क्या कहती है? केंद्र सरकार को नियम बताती है। धारा 10 राज्य सरकार को नियम बनाती है। धारा 11 है ही नहीं, तो यहाँ तो शॉर्ट आउट कर देंगे, तो ऑप्शन 8। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम अंतर्गत अपराधों पर ऐसे अपराधों का अन्वेषण करने के लिए जो नियम लागू होगी वह मान्य होगा, वह कैसा होगा? संज्ञेय हो। तो यह किसमें है? धारा, किस धारा में बताया गया है? धारा 8 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो इसके बारे में किसमें बताया गया? धारा 8 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध क्या है? अपराध कैसा होता है? असंज्ञेय, अजमानती, अजमानती और असमनी, जमानती और समनी। तो हमने क्या देखा था? संज्ञेय, अजमानती और असमनी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन स। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध है समनी, न्यायालय की अनुमति से समनी, असमनी और जमानती। तो इसका ऑप्शन क्या है? स, असमनी, असमनी और अजमानती और संज्ञेय। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध है असमनी, समनी, न्यायालय की अनुमति से समनी। तो क्या था? असमनी। दोबारा रिपीटेड है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर कुछ मामलों में सबूत का भार के संबंध, सबूत का भार के संबंध में हमने क्या देखा था? कौन सी धारा? 8 की क, ये है इसमें। तो किस पर होता है सबूत का भार? जो वह कृत्य करता है उसी के ऊपर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? धारा 8 का क। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन धारा 3 में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होता है? तो वह किस पर होता है? ये बारे में हमने बताया था आपको, जो करता है उसी के ऊपर, यानी जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो उसी के ऊपर उसका सबूत का भार होता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है? धारा 8 क्या बताता है कि किस तरीके से संज्ञा असमनी, अजमानती और संज्ञेय होता है। धारा 8 का क्या बताता है कि किसके विरुद्ध लगना है, उसके बारे में बताती है। धारा 8 की ख बताती है आपको कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन होता है, इसकी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार। ठीक है। और धारा 9 क्या कहती है? केंद्र सरकार को नियम बनाने का शक्ति देती है। और धारा 10 राज्य सरकार को। अब आ भी गया, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? धारा 8 के ख के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 ख के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी किन शक्तियों एवं कृत्यों का पालन करेगा? यह देखना कि अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाता है, दहेज देने या लेने को दुष्प्रसिद्ध करने या दहेज मांगने को रोकना, अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी ये तीनों चीज़ें करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? द। दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह और सहायता के प्रयोजन के लिए सहायक बोर्ड की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? ऊपर हमने देखा कौन करता है? राज्य सरकार। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। अधिनियम की धारा 8 ख 4 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड का गठन निम्न में से मिलकर होगा।
कौन कौन होगा? दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा, 5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी, जिला मजिस्ट्रेट होगा, उपरोक्त अ और ब। तो इसमें कौन से शामिल होंगे? इसमें दोनों होंगे, यानी ये और ये, तो ऑप्शन डी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो वह किस किस धारा के अंदर प्राप्त है? धारा 9, ठीक है। और धारा 10 किसको प्राप्त है? राज्य सरकार को। तो यह आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में ब्रीफ रूप से जानकारी हो गई, सारे सेक्शनों के बारे में, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। इसे अगर आप ध्यान से एक बार ध्यानपूर्वक एक बार फॉरवर्ड करके पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस पोर्शन से जो आपको आपके एग्ज़ाम में सहज अनुभव कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।